नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास से जुड़ जाएंगे। आपकी जो सुबह वाली जो क्लास है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो स्वागत है भैया आपका इस सीरीज में। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और अपने साथी मित्रों के साथ इस क्लास को साझा करेंगे, जिससे भैया उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए और वो भी इस क्लास से जो है वो जुड़ जाए। ठीक है भैया। और ये आज लगभग जो है हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, क्योंकि सभी चैप्टर्स के ये जो आपका जो चैप्टर्स था रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसके जो न्यूमेरिकल थे, इसके जो कॉन्सेप्ट थे, इसकी जो भी थ्योरी थी, वो सभी टोटल हमने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा और आज की क्लास में लगभग ये खत्म हो चुका होगा भैया। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी साथी मित्रों के साथ। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है वो किस प्रकार से निर्भर करता है। तो भैया मैं आपको बता दूं, ताप जैसे जैसे वृद्धि करेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, तो ताप में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब समानुपाती का रिलेशन जो है वो शो करता है। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना, 2 गुना अभिक्रिया का जो वेग है वो आपका हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो देखो, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं में जो टक्कर होती है, उनमें जो कॉलिजन होता है वो उनकी संख्या बढ़ जाती है, कॉलिजन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आपका क्या हो जाता है, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है और बढ़ जाता है। क्या बात क्लियर है। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित होता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि जो प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणुओं सक्रिय अणु कहलाते हैं। अणु क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु जो है वो कहलाते हैं। देखो पीछे की तरफ हम देखेंगे, जैसे कि देखो भैया हमारे पास एक ये अणु है और क्या है, एक ये अणु है। ये आपस में क्या करेंगे, आपस में कॉलिजन करेंगे। यहाँ पर भाई साहब ये आपस में संक्रमण वाली अवस्था में आएंगे। किस में आएंगे, ये आपस में संक्रमण वाली अवस्था में आएंगे और फाइनली हम बात करेंगे तो ये इस प्रकार से क्या है, एक आबंध बना करके जुड़ भी जाएंगे। तो ये क्या हो गई आपकी मध्यवर्ती, या हम कह देंगे संक्रमणित अवस्था हो गई। ठीक है, संक्रमण अवस्था हुई। ठीक है, संक्रमण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भैया लास्ट क्लास में हमने एक उदाहरण आपके सामने जो डिस्कस किया था वो कुछ इस प्रकार किया था। ये आपका क्या है, ये आपका H क्या है, यहां पर मैं आपका लिख देता हूं, यहां पर ये आपका H और ये आपका I है। ठीक है, HH, ये आपका I है। अब क्या होगा, अब भैया इनके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम जाए लिखेंगे बेटा। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, ये पुराना जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो टूटेगा। पुराना बॉन्ड टूटेगा तो ये आपकी मध्यवर्ती कहलाएगी। मध्यवर्ती या हम कह देंगे संक्रमण अवस्था होगी। कौन सी होगी, संक्रमण अवस्था होगी। अब भैया आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट में मिल जाएगा यहाँ पर ये आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है वो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है वो आई लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख पाएंगे आप आई, यहाँ ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये आई। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या है वो लिखेंगे। ठीक, मध्यवर्ती। तो ये यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा HI प्लस के। क्या बन जाएगा, ये HI।
ठीक, ये आपका बन जाएगा, ये आपका जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, उनमें संक्रमण हुआ, संक्रमण होने के बाद मतलब टक्कर हुई, आपके जो अणु है वो एक्टिवेट हुए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सक्रिय अणु कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके सक्रिय अणु जो है वो आपके कहलाएंगे। तो आप देखेंगे इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित तल के बराबर या इससे अधिक होती है। इन ऊर्जा तल को दहली एनर्जी कहते हैं। क्या, दहली ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। अभिक्रिया की दहली आवृत्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया की जो दहली आवृत्ति वो आपका कहलाते हैं। ये बात क्लियर है भैया। कल मैं आपको लास्ट डिस्कस कर चुका था। अभिकारक के अणुओं में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक ले जाने हेतु जितनी ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम सक्रियण ऊर्जा के नाम से, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भैया दहली आवृत्ति और सक्रियण ऊर्जा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसके बाद देखो इसकी परिभाषा मैंने बिल्कुल सेपरेट भी लिखी है, क्या आपको लिख के आनी है। अभिकारकों की औसत स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा अभिकारक अणुओं के संगठन मतलब कॉलिजन से प्राप्त होती है, संगठन से प्राप्त होती है और अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। उसी को हम क्या कह देते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब किसी को एक्टिव करना, किसी को सक्रिय कर देना। तो भैया उन अणुओं को उत्पाद बनाने के लिए सक्रिय करना, वो जो ऊर्जा आपकी क्या होती है, खर्च होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, सक्रियण ऊर्जा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सक्रियण ऊर्जा जो है वो कह देते हैं। तो देखो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली आवृत्ति माइनस के अभिकारक के अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा या टक्करों से पूर्व निहित मतलब टक्करों से पहले, क्योंकि जब टक्कर हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो उससे पहले की बात कर रहा है, उससे पहले की उनकी ऊर्जा की बात कर रहा है। जैसे अणुओं या आपके अभिकारक के अणु होंगे इधर साइड में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये आप क्या है, अभिकारक के अणु हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये संक्रमित अवस्था में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, ये संक्रमित अवस्था में आ जाते हैं। और इसके बाद ये क्या है भैया, आपका उत्पाद जो है वो निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपके उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। एग्जाम्पल जस्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से जस्ट आपको अभी बता ही दिया था। ठीक है भाई, चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे भाई, आगे हम बात करेंगे। जैसे आपको दे रखा है अभिक्रिया की गति दे रखी है, अभिक्रिया की स्थितिज ऊर्जा आपको दे रखी है। जैसे यहाँ पर क्या था, ये अभिकारक था, ये मानो कि उसके पास इतनी ऊर्जा है। ठीक है, उनके पास इतनी ऊर्जा जो है वो है। अब यहाँ से ये ऊर्जा हुई, बिल्कुल हुई। हमने क्या उनको एक सक्रियण ऊर्जा दे दी, क्या दे दी, सक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो दहली आवृत्ति है, ये क्या आपकी दहली ऊर्जा कहलाएगी। क्या है, ये दहली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उन्हें एक्टिव कराने के लिए। तो भी हमने क्या की, यहाँ से उनको और ऊर्जा दी। अब क्या हो गया, उनका संक्रमण होने लगा। क्या होने लगा, ये उनकी संक्रमण अवस्था है। संक्रमण होने के बाद उनका आबंध जो है वो बन जाएगा और ये ऊर्जा जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और आपके ए बी का उत्पाद का जो निर्माण है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ अभिक्रिया की ऊष्मा देखो, अभिक्रिया की जो ऊष्मा है वो आपकी इतनी कम हुई इनके कंपैरिजन में। तो औसत की स्थितिज ऊर्जा देखो, यहाँ पर आपके उत्पाद के औसत की स्थितिज ऊर्जा ये आपको दिखाई जा रही है। ठीक, और यहाँ से ये क्या है, ये भैया इनकी स्थितिज ऊर्जा है औसत। यहाँ से बात क्लियर है, एक बार बताएंगे। तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है तो वो आप अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। अब आता है आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक एक आपका अर्हेनियस समीकरण, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी है। क्या, अर्हेनियस समीकरण क्या होता है भैया। अर्हेनियस ने वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण जो है वो क्या किया था, प्रतिपादित किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था, बताया था। ठीक है, किसको बताया था, वेग जो है ताप का जो ताप जो है वो किसको प्रभावित करता है, वेग को प्रभावित करता है। तो उसके बीच में जो संबंध स्थापित किया वो किसने किया था, अर्हेनियस समीकरण ने। किसने, अर्हेनियस समीकरण ने। तो संगठनवाद सिद्धांत मतलब आपकी जो कॉलेजन थ्योरी थी जो अभी हमने पढ़ी, उस कॉलेजन थ्योरी के आधार पर अर्हेनियस, किसने, अर्हेनियस, इसे आप कर लेंगे सही। अर्हेनियस ने वेग नियतांक के तथा
परम ताप T, टेम्परेचर T के बीच संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार बढ़ते ताप का वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है। किस प्रकार से? चरघातांकी। तो उन्होंने दिया के बराबर ए, यहां पर ये क्या है? ये आपका एक नियतांक है, अरहेनियस नियतांक है। ई और ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है, ई ए अपॉन में आर टी। तो आप ये बात लिख लेंगे। यहां 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 ए आपका क्या है? ए आपका अरहेनियस, क्या? अरहेनियस, अरहेनियस क्या है? नियतांक है, ठीक है, अरहेनियस नियतांक है आपका। क्या बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद ई ए की हम बात करेंगे तो संक्रियण ऊर्जा क्या है? ये संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसके बाद में आर की बात करेंगे तो आर क्या हो जाएगा आपका? गैस स्थिरांक। क्या हो जाएगा? गैस स्थिरांक आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे टी क्या हो जाएगा आपका? तापमान, टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? तापमान, टेम्परेचर आपका हो जाएगा। क्या बात यहां तक क्लियर है? एक बार बताएंगे, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां ए पूर्व चरघातांकी गुणांक, मतलब आपका क्या है? आवृत्ति गुणांक के नाम से भी इसे जानते हैं। ए क्या आपका? संकीर्ण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक। अब देखो, अब आपने देखा, भैया पीछे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, बिल्कुल पढ़ लिया। अब देखो, इसको भैया मैं क्या करता हूं, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं। क्या हमारा यही यूज में आने वाला है? क्या हमारा यही यूज में आने वाला है? नहीं, आपको इसको यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में, आपको न्यूमेरिकल्स में इसको यूज नहीं करना है। फिर किसको करना है सर? तो देखो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या? के बराबर ए, ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन में आर टी। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ एल एन लेने पर, दोनों तरफ एल एन लेने पर क्या होगा? तो आप देखेंगे यहां हो जाएगा एल एन के, क्या हो जाएगा? एल एन के बराबर, यहां ये हो जाएगा एल एन ए माइनस के ई ए अपॉन में आर टी। क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन में आर टी आपका हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, आप क्या कर सकते हैं, इसे आप इधर ले जाएंगे, इसे आप इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ई ए अपॉन में आर टी बराबर, ये आपका हो जाएगा एल एन, ये आपका एल एन, ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये ए माइनस के ये एल एन, ये के आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर इसे लिख देंगे एल एन और यहाँ ए अपॉन में के, और ये आपका हो जाएगा ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। अब ये एल एन को किस में बदलते हैं? एल एन को भैया हमें लॉग में बदलना होता है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें गुणा करना होता है, किसका? तो आप लिखेंगे ई ए अपॉन में आर टी बराबर 2.303, और यहां हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन में के, ए अपॉन में के आपके लिए हो जाएगा। इसे आप इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन में यहाँ पर 2.303 आर टी बराबर, ये हो जाएगा लॉग क्या? ये ए अपॉन में के, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको वेग स्थिरांक का मान दे दिया जाता है ई ए आर और टी, तो ये आपको ए निकालना होता है, कभी के निकालना होता है, कभी ई ए निकालना होता है। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न ये कहता है कि दो अलग अलग तापमान पर, ठीक है, क्या कहता है? दो अलग अलग तापमान पर, दो अलग अलग तापमान मतलब टेम्परेचर पर, तापमान पर, दो अलग तापमान पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया मैं लिख दूं
मैं क्या लिख देता हूं भैया एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर अर्हनीय समीकरण क्या था एक बार देखेंगे, वो था आपका k बराबर k1, यहाँ पर ये हो जाएगा a और ये e माइनस के, ये ई ए अपॉन में आर टी होगा, यहाँ पर ये r है ना, इसका ये t1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसको आप इसमें बदलेंगे तो इसी प्रकार से तो लिखा जाएगा भाई, ये इसी प्रकार से तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो भैया मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ऐसे, ये k2 बराबर यहाँ पर ये a e की पावर माइनस के, ये ई ए और ये r, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका t2 हो जाएगा जी सर, बिल्कुल t2 हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे में बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln k1 बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा ln a माइनस के ई ए अपॉन में r1, ई ए अपॉन में rt1, ठीक है, rt1 ये आपका हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, अब आप लिखेंगे ये हो जाएगा l मतलब a एक ln k2 बराबर ln a माइनस के ई ए अपॉन में rt2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल ये बात हो जाएगी। अब देखो इसके बाद आगे हम बात करेंगे, आगे भैया इस समीकरण को भैया मैं क्या कह देता हूं, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण, या ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा और चौथा समीकरण, ठीक। तो ये इसे आप क्या कर लेंगे, इसे आप कर लेंगे तीसरा समीकरण और इसे आप बना लेंगे चौथा समीकरण। तो अब क्या करेंगे भैया, चौथे वाले समीकरण में से आप क्या करेंगे, पहला चौथे वाले समीकरण में से आप माइनस कर देंगे कौन सा, तीसरा वाला समीकरण, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln k2 माइनस के ln k1 बराबर यहां पर ये ln a माइनस के ये ई ए अपॉन में rt2 माइनस लगा, ये माइनस का ये ln a हो जाएगा और ये माइनस ये क्या बना देगा, प्लस के ई ए अपॉन में rt1 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप देखेंगे देखो इससे ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा ln k2 माइनस के ln k1 बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई ए, यहाँ पर ये हो जाएगा rt1 माइनस के ये हो जाएगा ई ए अपॉन में rt2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे ln, ये क्या होता है, ये उसे आप लिख लेंगे k2 अपॉन में k1, k2 अपॉन में k1 लिख दिया। अब यहां पर आप ई ए अपॉन में r, ई ए अपॉन में r आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में t1 माइनस के 1 अपॉन में t2, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अब ये मैं इसे नेक्स्ट अगला पेज लेकर के सॉल्व करता हूं, इसे अगला पेज लेकर के सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये ln k2 अपॉन में k1 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा ई ए अपॉन में r, यहां पर 1 अपॉन में t1 माइनस के 1 अपॉन में t2 आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा, जी सर बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब भैया इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको आप क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सॉल्व करके ये क्या लिखेंगे एक बार देखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम यहां पर क्या, ln k2 अपॉन में k1 बराबर ई ए, यहां पर ये r, और इसे मैं लिख सकता हूं t2 माइनस t1 अपॉन में t1 t2, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा, बिल्कुल यही आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर ये जो ln जो है ना, ये आपका ln है, इसको किस में बदलेंगे, इसको बदलना होगा log लॉग में, तो लॉग में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.303, यहां पर ये हो जाएगा log k2 अपॉन में k1 इज इक्वल्स टू ई ए
अपॉन में आर, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, यही होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे log K2 अपॉन में K1 बराबर ई ए अपॉन में 2.303 आर, और ये हो जाएगा T2 माइनस के T1 T2, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये यही बात थी जो आपको याद रखनी है, यही बात थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, जो आपको ड्राइव करके बताया गया है। इसी पर आधारित क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो ये इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पेपर जो है, बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखो यही है, देखो ये क्या है, अलग अलग लिए, ये K1 ये K2 के लिए लिया गया है, इसके लिए K1 और K2 के लिए ये लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लॉग वगैरह लेने के बाद फॉर्मूला आपका यही निकल के आया है, निकल के आया है कि नहीं निकल के आया? जी सर, यही निकल के आया है, ड्राइव कर दिया। आप इसको भी याद कर लेंगे, ई ए बराबर क्या, ई ए बराबर लिखेंगे ई ए बराबर 2.303 अपॉन में T2 माइनस T1, और यहाँ पर ये हो जाएगा T1 T2, क्या T1 T2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा log K2 अपॉन में K1, क्या K2 अपॉन में K1 आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक, ठीक है भाई, चलो, तो ये बात आपको नोट करनी है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें क्या क्या डाटा आपको दे रखा है, तो आप लिखेंगे दिया गया, क्या क्या दिया गया है, T1 आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 केल्विन, T2 आपको कितना दे रखा है, 700 केल्विन, कितना दे रखा है, 700 केल्विन, और क्या दे रखा है आपको, K1 और K2 का मान, तो K1 का मान कितना दे रखा है, 0.02 सेकेंड इनवर्स, 0.07 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये K1 और K2 का मान आपको दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ई ए का मान कैलकुलेट करना है, और आपको ए का जो मान है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये ई ए का तो अभी आपको बताया गया था, फॉर्मूला क्या बताया गया था, ई ए बराबर 2.303 अपॉन में यहाँ पर ये T2 माइनस के T1, और यहाँ पर ये क्या था, T1 T2, और यहाँ ये लिखेंगे log K2 अपॉन में K1। ठीक, ये आपको मान रखने हैं 2.303 अपॉन में T2 माइनस T1 मतलब 700 माइनस के 500 गुणा में, ये आप लिख देंगे ये 700 गुणा में 500, यह हो जाएगा log K2 का मान कितना है, 0.07 अपॉन में 0.02, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2.303 इंटू में ये हो जाएगा 35 गुणा 10 की घात 4 अपॉन में ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की घात 2, क्या 2 गुणा 10 की घात 2 जो है वो हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा log 7 अपॉन में 2, log 7 अपॉन में 2। अब log 7 अपॉन में 2 मतलब 3.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 3.5 का मान आपको रखना होगा, 3.5। तो देखो 2 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17.5, तो आप लिखेंगे 2.303 इंटू में 17.5 इंटू, देखो ये जब ऊपर जाएगा माइनस का तो ये हो जाएगा 10 टू की पावर 2। ठीक है, अब आपको log 3.5 का मान रख देना है, या तो आप ये कर लो या इसके अलावा
या इसके अलावा और आप अच्छा करना चाहो, कैलकुलेशन थोड़ी सी और आपको आती हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है यहां पर ऐसा कर सकते हैं, लॉग 7 - के यहां पर आप लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसे, log 7 - के log 2, ठीक है। log 7 का और log 2 का मान जो है वो पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं भैया, यहां पर मैं इस कैलकुलेशन को आगे यहां पर कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर कंटिन्यू कर लेता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.3 इंटू, इसे 17.5 में लिख देता हूं, और ये हो जाएगा 10⁻², और ये हो जाएगा 0.544। इसे आप कैलकुलेट करके बताएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, बताएंगे भैया, बताएंगे आप इसे कैलकुलेट करके कि आपका कितना आंसर आने वाला है, एक बार जल्दी से बताएंगे भाई। इनका और इनका तीनों का हम करेंगे 21.92 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 की घात 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 की घात 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखेंगे, एक बार देख के बताएंगे, ये आपका कैलकुलेट करने के बाद यही आएगा कि कुछ और अलग आएगा। बताएंगे भाई, एक बार बताएंगे क्या हमने यहां तक चीजें सही की। यहां तक फॉर्मूला एक बार ट्राई करेंगे। हाँ भाई, फॉर्मूला तो यही है, सही लिखा है, K2 K1 K1, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपके ई ए का मान निकल के आया है, किसका, ई ए का मान ये आपका निकल के आया, इसका मतलब ये 2192 जूल ई ए का मान। एक बार चेक करेंगे भाई इसके अकॉर्डिंग भाई, कहीं ये सही है भाई, log 7 और log 2 इतना ही होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है, इन दोनों का मान इतना ही आएगा। 17.5 सही है। एक बार यहां पर मैं देख लेता हूं, 0.303 इंटू आप 17.5 करेंगे, 700 500 सही है, 17.5, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, सत्रह, ठीक 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 ठीक, एक बार चालीस तीस, चलो सही है, 40 30 इसका ये सही है भाई, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, ये आपने ई ए का मान जो है वो क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है, ठीक। एक बार देखेंगे भाई, क्या एक बार मैं देखता हूं भाई, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं की है।
अरे हाँ बेटा, एक गलती हमने की है। वो गलती क्या है, हमने यहाँ आर नहीं लिखा है कहीं। क्या, आर नहीं लिखा है, आर का मान हम भूल गए बेटा। देखेंगे एक बार यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार यहाँ पर आप देखेंगे आर। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखो ये रहा आर। आर का मान भी आपको लिखना होगा। किसका, आर का जो मान है वो भी आपको लिखना होगा। तो फॉर्मूले में भैया मैं यहाँ पर आर डाल देता हूँ, ये आर। ठीक है, ये आर। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर इसके साथ गुणा में आर कर देंगे, और आर का मान आपको यहाँ पर और लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर का मान लिख देता हूँ 8.30314। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप लिख देंगे 8.314। ठीक, ये, और ये आपका किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बताएंगे भैया यहाँ तक कोई समस्या। 8.182, तो ये हो जाएगा 182.0। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, एक बार आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 डिजिट आगे इसमें। ठीक, 2 डिजिट आगे, इतना ही आ जाएगा। इतना जूल आपका आ जाएगा, इतना जूल आपका ई ए का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें सही है। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 10 की घात 2 का 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2192। क्या हो जाएगा आपका, 2192 आपका हो जाएगा, 2192। इसका गुणा आपको कर देना है, 28 नहीं आएगा, ये 24। तो इसे आप सही कर लेंगे, 224, 224.28। तो आप इसे कर लेंगे भाई सही। गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, 200 ये 24.28। ठीक, ये आपका जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। ये भैया आपका ई ए का मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब एक आपको एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिख लेंगे आप, फॉर्मूला बताया था के बराबर क्या, के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन में आर टी बताया था। और इसके लॉग एन लेने के बाद ये लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये जो लास्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, जो आपको गोले में बंद करके मैंने आपको बताया था, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। वहां से आप किसका मान निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। किसका, ए का जो मान है वो आप निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर भैया आपको अगले पेज पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ भाई। प्लस करेंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल एन यहाँ पर ये ए, एल एन ए अपॉन में के बराबर ई ए अपॉन में 2.303। यहाँ पर ये लॉग ले लेंगे, लॉग 303, और ये क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक है, आर टी। अब आप यहाँ पर लॉग ए का मान आपको निकालना है, लॉग ए माइनस इससे आप लिख लेंगे लॉग के। ठीक, लॉग के माइनस बराबर ये हो जाएगा ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। अब आपको भैया सबके मान यहाँ पर रख देने, लॉग ए बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई ए 2.303 आर टी माइनस के नहीं प्लस के हो जाएगा लॉग के। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में भैया आप रख देंगे, लॉग ए आपको निकालना है, जी निकालना है, तो आप जो है ई ए का मान कितना आया था, 18,224.28 जूल अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में टी का मान मान लो भैया, जैसे कि आपको के
कि यहाँ पर K1 लेंगे तो यहाँ T1 ले लो। तो K1 कितना था, तो K1 आपका था 0.0 कितना था भैया, 0.2 था। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, यहाँ पर आप लिख देंगे उसे, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था आपका 500, तो यहाँ पर K1 का मान लिख देंगे 0.01 सेकेंड इनवर्स, और T1 आपका क्या था 500 केल्विन था। ये मान आप रख देंगे और इधर यहाँ पर ये आप A बराबर यहाँ लिख देंगे आप NT लॉग, क्या NT लॉग, और इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और A का मान जो है वो कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपको ये सॉल्व करना है। इसे आप क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे आप log 2 गुणा 10 की घात -2 आगे आ जाएगा, log 2 का मान रख देंगे, इसे आप ऐसे सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, बात क्लियर। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से, नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। तो वो कह रहा है 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड की निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रथम कोटि वेग स्थिरांक इतना आपको दे रखा है, संकीर्ण ऊर्जा आपको दे रखी है 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। मतलब आपको K2 का जो मान है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, K2 का मान आपको क्या करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो भैया आप क्या करेंगे, मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करनी होगी। मैं आपको आइडिया क्या दे देता हूँ, एक बार हम समझेंगे। T1 आपको दे रखा है कितना, 600 केल्विन। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है T1 आपको दे रखा है, तो K1 आपको कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -5 सेकेंड इनवर्स, और आपको T2 कितना दे रखा है 700 केल्विन। 700 केल्विन आपको K2 जो है वो कैलकुलेट करवा रहा है, K2 कैलकुलेट करवा रहा है, जबकि आपको EA का जो मान है वो आपको दे रखा है 209 गुणा 10 की घात 3 जूल, आप उसे कर लेंगे। ठीक है, जूल में मैंने उसे परिवर्तित कर लिया। तो ये आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303, यहाँ पर ये R, यहाँ पर ये R, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये R, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 T2, यही होगा ना भैया। लिखेंगे आप log K2 अपॉन में K2 अपॉन में ये माइनस के ये log ये 1.6 इंटू 10 के पावर -5 बराबर ये आपका हो जाएगा। EA का मान कितना है ना, 209 गुणा 10 की घात 3, 209 गुणा 10 की घात 3 अपॉन में 2.303 इंटू ये हो जाएगा R का मान 8.314। ठीक, और यहाँ पर T2 आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 700 माइनस के 600 है, और यहाँ पर लिख देंगे 700 गुणा 600। ठीक, ये आपको कर देना है ये कैलकुलेशन। अभी माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो K2 बराबर 2.09 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन में 2.303 इंटू में ये 8.314 इसे, और यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन में ये हो जाएगा 42 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 4। देखो इससे ये कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1.65 इंटू 10 के पावर -4। इसे आप सॉल्व करेंगे और इधर यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा log की बजाय K2 का मान निकालना है ना, यहाँ लिख देंगे आप NT log, क्या NT log, जो मान आ जाए वो आपका, जो आप इसे सॉल्व करके यहाँ पर आपका मान आ जाएगा और उसका आपका K2 का जो मान है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क की कैलकुलेशन है। ठीक है भैया, ये आपकी होमवर्क की जो है वो कैलकुलेशन है, आपको करके बता दी है। तरीका मैंने आपको बता दिया, सेम इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से ये होने वाला है। ठीक है भाई, चलो इससे आगे हम चलेंगे। तो आज की क्लास आपकी इतनी रखेंगे, इतने ही आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए भैया आपको आना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको
पेड कोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। वहां पर आपको पीडीएफ, ठीक है, लाइव बैच, रिवीजन बैच, रिकॉर्डेड बैच, तीन बैच आपको मिलने वाले हैं, और वो भी मात्र और मात्र कितने में बेटा, 1249 रुपए में। कितने में, 1249 रुपए में। और ये फीस सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट की नहीं है, इसमें आपको फिजिक्स मिलने वाली है, और इसमें आपको बायोलॉजी मिलने वाली है, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये एफोर्डेबल प्राइस है, मतलब एक ऐसा प्राइस है जिसको आराम से आप पे कर सकते हैं, क्योंकि बेटा आप कहीं बाहर भी किसी एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ोगे तो वहां 1000 या 500 रुपए से कम नहीं दोगे। और ये आपको पूरी साल का पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट, पूरे कंप्लीट चैप्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें आपको छोड़ा कराया ना जाए। इसके साथ साथ आपको भैया मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, और वन शॉट रिवीजन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये सारी चीजें मात्र आपको इतने रुपए में प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी इनरोल करेंगे, क्योंकि अपनी जो तैयारी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, और आप औरों से पीछे नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपका यदि बाद में जाके लोगे तो सिलेबस आपका पीछे हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ऐसे ही क्लास 12 का रिकॉर्डेड बैच यदि आपको लेना है तो उसका प्राइस कितना है बेटा, उसका प्राइस है 399 रुपए। कितना, 399 रुपए। इसमें भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे उसमें आप जल्दी से जल्दी एनरोल करेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।